हेलो एवरीवन, पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज ज्योमेट्री का वैसे पार्ट्स लेकर के उपस्थित हूं जो रेलवे परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं कि आज का प्रश्न में कैसा ज्योमेट्री है। देखा जाए, दिया गया है कि एक समभुज त्रिभुज, समभुज कहने का मतलब समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समभुज त्रिभुज PQR की भुजाओं के मध्य बिंदु एक्स वाई तथा जेड है। यहां पर कह रहा है कि एक समभुज त्रिभुज हो गया, ये मेरा PQR समभुज त्रिभुज है और इसके भुजाओं के मध्य बिंदु हो गया, ये मध्य बिंदु जो है एक्स है, वाई है और जेड है। इनको मिलाने से ये जो त्रिभुज निर्मित हुआ, इस त्रिभुज यदि त्रिभुज PQR की परिधि 24 है, यानी त्रिभुज PQR की परिधि 24 दे दिया तो त्रिभुज XYZ यानी XYZ जो मध्य भुजाओं को मिला करके बना है उसका परिधि हमको निकालना है। तो एक थ्योरम मैं आपको बता दे रहा हूं, कि किसी भी त्रिभुज का भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हुए बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है मूल त्रिभुज का 1/4 मूल त्रिभुज यानी जो ओरिजिनल जो त्रिभुज है, मूल त्रिभुज का 1/4 गुना होता है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल की बात है। जबकि यहां पर हमसे क्या पूछा गया है, परिधि। जबकि परिधि जो है मूल परिधि की आधी होती है। तो यहां पर हमको XYZ का जो परिधि है वो क्या होगा, यानी कि PQR, यानी मूल त्रिभुज मेरा PQR है, PQR का क्या होगा, तो PQR का परिधि यहां पर 24 दिया गया है। तो XYZ मिलाने वाले से क्या होगा, इसका आधा होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया, ये 12 हो गया, यानी कि 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे, किसी भी त्रिभुज, यो कैसा भी त्रिभुज हो, उन त्रिभुज के मध्य भुजाओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल जो होगा मूल त्रिभुज का 1/4 गुना होता है। और किसी भी त्रिभुज के मध्य भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए बने त्रिभुज का जो परिमाप होता है या परिधि जो होता है मूल त्रिभुज का आधी होती है, यानी कि 1/2 गुना होता है। और एक चीज मैं इसमें और एक चीज बता दे रहा हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है, जब किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला करके त्रिभुज बनाया जाता है तो कुल त्रिभुज की संख्या बराबर 4 होती है। और जब किसी त्रिभुज के माध्यिका को आपस में मिलाया जाता है तो माध्यिका को मिलाने से बने त्रिभुज की संख्या 6 होती है। यह भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से कितने त्रिभुज का निर्माण होगा, तो 4 त्रिभुज का निर्माण होगा। और दूसरा में पूछा जाता है कि एक त्रिभुज के माध्यिकाओं को मिलाने से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगी, त्रिभुज की संख्या क्या होगी, तो 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न दिया गया है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के इस प्रकार समरूप है कि उनके परिमाप क्रमशः 36 और 24 है। यदि PQ बराबर 10 तो AB का मान क्या होगा। तो एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज मेरा PQR है। तो यहां पर परिमाप दिया गया है। तो समरूप त्रिभुज का एक फॉर्मेट होता है, समरूप त्रिभुज का जो परिमाप होता है, तो समरूप त्रिभुज के परिमाप का जो अनुपात होता है वो संगत PQR, दो त्रिभुज है
यानी दोनों त्रिभुज का जो परिमाप होगा उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो AB का संगत भुजा, ABC का संगत भुजा हो जाएगा मेरा AB, PQ का संगत भुजा हो जाएगा PQ हो जाएगा। इसका परिमाप दे दिया गया, पहला का परिमाप दिया गया है 36 और दूसरा का परिमाप मेरा दिया गया है 24। चलिए क्लियर है। और पहला भुजा AB तो दिया नहीं है, चलिए AB नहीं दिया है, जबकि PQ का वैल्यू हमारा 10 दिया जा चुका है। ये 12 3 36, 12 दूनी का 24, 2 5 6 10, यानी कि AB बराबर आ चुका है, AB बराबर आ चुका है 15, AB बराबर आ चुका है 15। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी समरूप त्रिभुज के जो परिमाप का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इसका मैं फिगर से भी आपको मेंशन कर दे रहा हूं। जैसे त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है, तो इसका जो परिमाप होगा यानी कि ABC का जो परिमाप होगा वो PQR के परिमाप के संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान पर रखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। दिया गया है त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजा ABC, AB और FC पर इस प्रकार है कि DE समानांतर है BC के। तो इसको पहले फिगर हम बनाते हैं, फिगर से इसका फिगर बनाते हैं। तो त्रिभुज मेरा ABC है, चलिए त्रिभुज ABC हो गया। यहाँ पर कहा गया है कि बिंदु D और E क्रमशः AB भुजा पर है, AB भुजा पर चलिए बिंदु D हो गया, और AC भुजा पर एक बिंदु आ गया, E आ गया। यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रकार है कि DE, ये जो D है समानांतर किसके हैं? BC के समानांतर है। क्लियर है। और आगे कहा गया कि AD बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर, DB बराबर 1 सेंटीमीटर, EA बराबर आपको दे दिया गया 3.3 सेंटीमीटर, और AC का वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी कि CE का वैल्यू नहीं दिया, X मान लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, जब BC समानांतर DE है तो इसका थ्योरम होता है, यहाँ पर थ्योरम इसका हो जाएगा। यहाँ पर थेल्स चाचा याद आ रहे हैं कि थेल्स चाचा ने कह करके क्या गए हैं, तो थेल्स चाचा का कहना ये था कि जब आधार के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो उसका यानी कि ये दोनों का जो रेशियो होता है AD बट्टा BD बराबर हो जाता है AE बट्टा CE के बराबर हो जाता है। अब इसमें वैल्यू इसका दे दिया है 3 दिया है, इसका वैल्यू 1 दिया है, इसका वैल्यू 3.3 दिया है, और इसका वैल्यू x है। ये कट करेगा 1.1 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 1.1 हो गया। x का वैल्यू कितना मिल गया हमको? 1.1 मिल चुका है। अब AC का वैल्यू निकालना है तो 3.3 प्लस 1.1 बराबर हो जाएगा 4.4, आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसका पूरा लंबाई क्या हो गया? 4.4 आपका इसका पूरा लंबाई का वैल्यू हो गया, जो कि आपसे पूछा गया है कि AC का मान क्या होगा, तो 4.4 होगा। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। दिया गया है किसी समकोण त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज है, संलग्न भुजाएं दे दिया गया है, इसका 1.5 दिया है, इसको 2 सेंटीमीटर दे दिया। क्लियर है। तो जब समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर क्लियर कहा है कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का जब 1.5 लंब दे दिया और आधार 2 सेंटीमीटर दे दिया तो खंड बराबर क्या होता है, तो खंड ABC मेरा ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो खंड बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25, यानी कि हमको AC का वैल्यू पहले निकालना है। तो AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर AB का स्क्वायर, यानी कि 1.5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25 और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि हो गया ये 6.25। इसका वर्गमूल निकाला जाए तो 2.5 आ गया, यानी AC का वैल्यू कितना मिल चुका है? 2.5 मिल चुका है। अब इसमें आगे क्या कह रहा है कि इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहले परिवृत्त का त्रिज्या निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज का परिवृत्त, परि कहने का मतलब परि मतलब बाहरी वृत्त, समकोण त्रिभुज का बाहरी वृत्त हो गया। तो समकोण त्रिभुज का बाहरी वृत्त का जो त्रिज्या होता है, पहले त्रिज्या देखेंगे फिर क्षेत्रफल ऑटोमेटिक मिलेगा। तो त्रिज्या जो होता है समकोण त्रिभुज का जो
परिवृत्त का जो त्रिज्या होता है कर्ण वाली भुजा की आधी होती है। तो कर्ण वाली भुजा मेरा 2.5 है और इसका आधी कितना हो जाएगा, आधी हो जाएगा 1.25 हो गया। यानी कि हमको परिवृत्त का त्रिज्या मिल चुका है 1.25, परिवृत्त का त्रिज्या मिल चुका है 1.25। एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि किसी समकोण त्रिभुज पर जब परिवृत्त बना रहे तो परिवृत्त का त्रिज्या जो होता है कर्ण वाली भुजा की आधी होती है। तो यहाँ परिवृत्त का त्रिज्या हमको मिल चुका है 1.25 और इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो परिवृत्त यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, नहीं पाई का वैल्यू नहीं पुट करेंगे क्योंकि पाई में ही हमारा आंसर दिया गया है। तो चलिए पाई 1.25 का स्क्वायर करेंगे तो 1.25 यानी 125 का स्क्वायर होता है 15625। तो 15625 पाई हो गया, पॉइंट लगाएंगे तो 2 पर पॉइंट है तो 4 के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 1.5625 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में अधूरा दिया हुआ है। टाइपिंग वाले ने पूरा घटाला कर दिया है। तो क्या हो जाएगा, ये 1.5625 पाई आपका आंसर हो जाएगा। टाइप वाले को पूरा सतर्क कर देना होगा, नहीं तो जितना यूट्यूबर देख रहे हैं, जितने विद्यार्थी देख रहे हैं, सब क्लास लगा देंगे। तो टाइप वाले सतर्क हो जाइए। आगे बढ़ेंगे, ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि समकोण में दो तरह का मिलता है। परिवृत्त का जो त्रिज्या होता है वो कर्ण वाली भुजा की आधी होती है और अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए बस थोड़ा सा वेट कीजिए, आगे मिलने वाला है। आगे दिया गया है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए आपको 90 डिग्री दे दिया है। चलिए समकोण है तो पहले फिगर बना लेते हैं। ये कोण ए मेरा 90 डिग्री हो गया। चलिए ए है तो ये मेरा बी हो जाएगा, ये मेरा सी हो जाएगा। ए बी का वैल्यू चलिए 6 दे दिया है, ए सी का वैल्यू हमारा 8 दिया हुआ है। तो जब ए बी दे दिया, ए सी दे दिया, तो कर्ण ना निकालेंगे। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 36 प्लस 28 64, 36 64 100 हो गया, यानी कि 10 हो गया। ये आगे पूछ रहा है कि वृत्त के अंदर केंद्र ओ त्रिभुज के अंदर बना है तो वृत्त का परिमाप क्या होगा। आ गया ना, आपको मैं बोला था कि वृत्त के अंदर एगो त्रिभुज बना है, वृत्त के अंदर एगो त्रिभुज बना है। अब इस त्रिभुज का यानी त्रिभुज का पहले हमको त्रिज्या निकालना है। तो किसी समकोण त्रिभुज के जब अंदर वृत्त बना रहेगा तो समकोण त्रिभुज के अंतर त्रिज्या बराबर हो जाता है, समकोण त्रिभुज का अंतर त्रिज्या बराबर होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2 हो जाता है, यानी कि 6 प्लस 8 माइनस 10 बटा 2 हो गया। तो 6 8 14, 14 में से 10 घट गया, यानी 4 बटा 2। कहने का मतलब कि त्रिज्या मेरा 2 हो गया, यानी कि अंतः त्रिज्या हमारा r मिल गया। r कितना हो गया, 2 हो गया। अब वृत्त का परिमाप निकालना है, यानी कि अंतः वृत्त का परिमाप निकालना है। अंतःवृत्त हो या परिवृत्त हो, परिमापवा तो यही ना होगा जी, 2 पाई आर ना होगा। और r का वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया है, 2 निकल गया है, यानी 2 इंटू पाई आर के जगह क्या रखेंगे, r का वैल्यू मेरा 2 रहेगा। तो 2 2 निका 4 पाई हो गया। 4 पाई क्या हो गया आपका, 4 पाई परिमाप हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन में दिया गया त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के समान है। समान करने का मतलब समरूप त्रिभुज है। फिर आगे क्या कह रहा है, यदि ए बी हाँ समान है, पहले इसको फिगर बनाते, फिगर बनाएंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए ए बी सी हो गया और एक दे दिया त्रिभुज पी क्यू आर दे दिया, फिगर बनाएंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दे दिया, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर दे दिया, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी कि ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी कुछ क्वेश्चन पहले मैं आपको बताया था कि किसी समरूप त्रिभुज के जो परिमाप का अनुपात होता है संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल की बात की गई है। तो किसी भी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं एक और थ्योरम मैं आपको देने जा रहा हूँ कि किसी समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर एबीसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है बराबर
ए बी का वैल्यू कितना दिया है, चलिए ए बी सी का क्षेत्रफल यानी ए बी का वैल्यू 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर। पी क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है, पी क्यू का वैल्यू 3 दिया है यानी 3 का स्क्वायर, यानी कि 5 5 25 और 3 3 का 9, कितना हो गया 25/9। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। तो समरूप त्रिभुज के लिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि किसी भी समरूप त्रिभुज के परिमाप का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, और किसी भी समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। दिया गया त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दी गई है, तो इनके पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात यहां पर पूछा गया है। तो यहां पर एक चीज देखा जाए कि जो शीर्ष लंब होगा, शीर्ष लंब का अनुपात क्या होगा, तो हमेशा के लिए एक नोट मैं आपको नोट करा दे रहा हूं। हमेशा के लिए एक नोट आज के बाद आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आरआरबी के 2 से 3 एग्जाम में लगातार पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन है भुलाइल भटकल जरूर आएगा, यानी भी आई भुलाइल भटकल जरूर आई तो ई छुट्टी ना एकदम बनी। कैसे बनी तो एकरा के देखल जाओ कैसे बनी। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी त्रिभुज के जब भुजाओं की लंबाई दिया रहेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा किसी त्रिभुज का भुजा की लंबाई, भुजा के लंबाई का विलोम, भुजा के लंबाई का विलोम अनुपात, विलोम यानी उल्टा, विलोम यानी उल्टा अनुपात, विलोम अनुपात यानी विलोम अनुपात जो होता है शीर्ष लंबों के अनुपात के, शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। क्लियर है कि क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए 1/8 दिया है तो 8 का उल्टा 1/8 हो जाएगा। अनुपात 13 दिया है तो 1/13 हो जाएगा। अनुपात 15 दिया है तो 1/15 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकाल लिया जाए। तो वैल्यू निकालेंगे, देखिए इसमें जब 3 को वैल्यू दिया है तो अगर अनुपात इसका निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो फर्स्ट को ढकेंगे, क्या दिख रहा है 13 और 15, तो 13 गुना 15 कितना हो जाएगा 13 को, चलिए पहला हो गया 13 गुना 15 अनुपात। दूसरा को निकालना है, दूसरा को ढकेंगे 15/8 ही हो जाएगा, यानी कि 15 गुना 8 हो जाएगा अनुपात। तीसरा को निकालना है, तीसरा को ढकेंगे, पहला गुना दूसरा हो जाएगा, यानी कि 13 गुना 8 हो जाएगा, 13 गुना 8 हो जाएगा। तो 15 13 हो जाएगा 195, 15/8 120 से 13/8 104, यानी कि 195 अनुपात 120 अनुपात 104। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे जब किसी भी त्रिभुज का, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो, तो किसी भी त्रिभुज का जब भुजाओं की लंबाई दिया रहेगा तो उनके शीर्ष लंबों का जो अनुपात होगा उन भुजाओं के लंबाइयों के विलोम अनुपात के बराबर होगा। मैं साफ साफ लिख दिया हूं कि किसी भी त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई का विलोम अनुपात जो होता है शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होता है। आगे बढ़ेंगे। दिया गया है त्रिकोण एबीसी में बिंदु एम पक्ष एबी पर है। चलिए तो पहले इसको फिगर बना लेते हैं। फिगर बना लेंगे तो बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। फिगर से हमारा बहुत कुछ क्लियर होगा। दे दिया गया है कि एबीसी है। चलिए त्रिभुज एबीसी हो गया, ये त्रिभुज आपका एबीसी हो गया, जिसमें एम पक्ष एबी पर है। एम पक्ष जो है एबी पर है, एम पक्ष एबी पर है और एन पक्ष मेरा एसी पर है। चलिए एन पक्ष भी यहाँ आ गया, एसी पर हो गया। दोनों को मिला दे रहे हैं क्योंकि आगे जरूर बोला होगा। इस प्रकार बीएमसी, ये बीएमएनसी एक चतुर्भुज हो गया, एक समलंब चतुर्भुज बनता है। समलंब चतुर्भुज हो गया। पक्ष एमएन तथा बीसी, पक्ष एमएन तथा बीसी का अनुपात, यानी चलिए दोनों भुजाओं का दे दिया, 7 दे दिया, ये 9 दे दिया। 7:9 है। तो त्रिकोण एएमएन, त्रिकोण एएमएन का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज यहां पर देख लिया जाए, त्रिभुज एएमएन का क्षेत्रफल जो है वो चतुर्भुज, वो समलंब चतुर्भुज बीएमएनसी के क्षेत्रफल के
अनुपात की गणना करें। दोनों का हमको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि त्रिभुज, यहाँ पर ध्यान देंगे, त्रिभुज AMN और त्रिभुज ABC एक समरूप त्रिभुज है। AMN एक त्रिभुज हो गया। फिर ABC ये क्या है, एक समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं कि समरूप त्रिभुज के जो संगत भुजाओं के वर्गों का जो अनुपात होता है उनके क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर 7 दिया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो चलिए इसका क्षेत्रफल मेरा हो गया 49। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ABC यानी पूरा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा मेरा 9 81 हो गया। तो दोनों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात है 49:81 हो गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, त्रिभुज AMN, तो त्रिभुज AMN का क्षेत्रफल तो मेरा 49 था, चलिए 49 हो गया। और चतुर्भुज BMNC का पूछा गया है, और हम पूरा ABC का निकाले हैं। तो ABC में से अगर ABC में से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम ध्यान देने वाली बात कर रहे हैं, ABC में से हम माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, तो AMN को हम माइनस करेंगे। तो इसको जब माइनस कर देंगे तो हमारा चतुर्भुज सामने दिख रहा है, यानी त्रिभुज AMN इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 81 में से आप 49 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये तो 49 पहले से था ही अनुपात, 81 में से जब 49 घटाएंगे तो 32 हो जाएगा, यानी कि 49:32 हो जाएगा। कितना साधारण तरीका है ये कि समरूप त्रिभुज के अनुसार हम चले और हमारा क्षेत्रफल का जो दोनों का जो क्षेत्रफल का रेशियो था बहुत ही नॉर्मल कंडीशन से निकल गया। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज है। ध्यान देंगे, रेलवे का जब आप सेट बना रहे होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन का कलेक्शन उठाइए, उस प्रीवियस क्वेश्चन में 100% अगर 15 क्वेश्चन आप बनाते हैं तो 15 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स है कि समरूप त्रिभुज से होगा। और यहाँ पर देखिए समरूप त्रिभुज का ये तीसरा क्वेश्चन है, दिया गया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज है, जिसमें चलिए इसको फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाएंगे, चलिए फिगर बनाएंगे तो ABC हो गया, और एक त्रिभुज मेरा और है, ये DEF है, ये DEF है, जिसमें BC का लंबाई दे दिया है। चलिए BC का लंबाई यहाँ पर 4 दिया हुआ है, EF का लंबाई यहाँ 7 दिया हुआ है, और क्या पूछा है, और ABC का, चलिए ABC का क्षेत्रफल भी दे दिया है, 144 दिया है। तो DEF का क्षेत्रफल हमको निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, ध्यान देंगे, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा, जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि हो जाएगा BC का स्क्वायर बट्टा EF का स्क्वायर के बराबर होगा। और इसका वैल्यू दे दिया है, पहला का 144 है और दूसरा का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, तो उसका x मान लेते हैं, बराबर ये हो जाएगा आपका BC का वैल्यू कितना दिया है, तो 4 चौका का 16 और EF बराबर 49 दिया है, 16 9 144, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, 4 चौका ये 4 9 36 और 8 44 हो जाएगा, यानी कितना आ गया, x बराबर 441, यानी DEF का क्षेत्रफल कितना हो गया, 441। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर 10, BD बराबर 6 और DC बराबर इतना दे दिया, कोण A को द्विभाजित करने वाली रेखा आंतरिक रूप से BC रेखा पर, देखिए इसको पहले फिगर बनाते हैं, फिगर बहुत कुछ क्लियर करने वाला है। चलिए ABC हो गया, हाँ ABC हो गया। ABC में इसमें कह रहा है कि कोण A को द्विभाजित करने वाली रेखा BC को आकर के D बिंदु पर मिलाती है, और इसमें वैल्यू भी बहुत कुछ दिया हुआ है। AB बराबर दे दिया 10 सेंटीमीटर, AB बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, BD बराबर 6 सेंटीमीटर दे दिया है, DC बराबर 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है।
और CA का वैल्यू पूछा गया है। तो जब हमेशा ध्यान रखिएगा, जब शीर्ष कोण को, जब शीर्ष से जब कोई आधार वाली रेखा विभाजित होती है तो उसका जो विभाजन का जो रेशियो होता है, यानी कि ये जो BD अनुपात जो CD होता है, वो दोनों रेखाओं की यानी कि AB और AC के बराबर होता है। तो इसका वैल्यू 6 दिया है, इसका वैल्यू 7.5 दिया है, AB का वैल्यू 10 दिया है और AC का वैल्यू हमको निकालना है। पॉइंट हटेगा, बटा में आ जाएगा 15 चौका 60, 15 पाँचे 75 हो गया, 15 चौका 60, 15 पाँचे 75 हो गया। यहाँ से आगे कैलकुलेशन करते हैं तो आगे चलिए, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, 5 पाँचे 25 हो गया, यानी कि AC बराबर हो गया आपको 25/2। 25/2 कहने का मतलब 12.5, यानी कि 12.5। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। दिया गया है त्रिभुज ABC में AB बराबर 8 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, त्रिभुज ABC कर लीजिए। त्रिभुज ABC में AB बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण A को समद्विभाजित करने समद्विभाजित आंतरिक रूप से BC पर। यहाँ पर ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन बैक में हम बनाए थे सेम वही उसी के पैटर्न पर है, सिर्फ इसमें डिजिट चेंज है। तो ABC है मेरा, AB बराबर, चलिए 8 दे दिया, इसको नॉमिनेट कर लेते हैं AB बराबर 8 दिया हुआ है और कोण A को समद्विभाजित आंतरिक रूप से BC पर D बिंदु पर मिलाता है। BD बराबर 6 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू 7.5 दे दिया और CA का वैल्यू यानी AC का वैल्यू पूछा है। तो जब समद्विभाजित करती है तो इसका इस फॉर्मेट आपको बताया थे, यानी कि BD बट्टा CD जो है किसके बराबर होगा, AB बट्टा AC के बराबर होगा। और BD बराबर मेरा कितना है, 6 है और इसका वैल्यू 7.5 है, बराबर हो जाएगा ये किसके, तो हो जाएगा 8 बट्टा AC के बराबर होगा। पॉइंट हटेगा, बाई 0 आएगा, 15 चौका 60, 15 पाँचे 75, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, यानी कि AC बराबर यहाँ पर कितना मिला, AC बराबर 10। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC में AB और AC पर D और E क्रमशः, यहाँ क्रमशः होगा, क्रमशः ऐसे बिंदु हैं जिससे, देखिए फिगर बनाते हैं, फिगर से बहुत कुछ क्लियर होगा। त्रिभुज ABC हो गया मेरा, चलिए त्रिभुज ABC हो गया। दिया त्रिभुज ABC में AB और AC पर D और E, चलिए यहाँ पर AB, यहाँ D हो गया और यहाँ पर हमारा E हो गया, ये हो गया। क्रमशः ऐसे बिंदु हैं जिसमें कि DE BC के समानांतर है, D BC के समानांतर है, एकदम है। फिर आगे कह रहा है कि AD बराबर 2 सेंटीमीटर, AD बराबर 2 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज A, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं बता दे रहा हूँ आपको, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC दोनों समरूप त्रिभुज हैं, दोनों समरूप त्रिभुज हैं। चलिए दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो जब दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ADE का समरूप हो गया, चलिए AD भुजा हो गई, और ABC का हो गया AB, यानी कि AB हो गया। तो इनके वर्गों के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल का पूछा गया तो AD बराबर, चलिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, AB बराबर 2 आ 3, चलिए 5 का हो गया, यानी कि 2 दूनी का 4 और 5 5 25, 4/25 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 4/25 के बराबर हो गया। हाँ, आगे दिया है एक चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज के भुजा पर झुके हुए हैं। एक चतुर्भुज बना लिया जाए, विकर्ण हो गया, पहला विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण हो गया। कह रहा है कि 25 डिग्री पर झुके हुए हैं। हाँ, एक चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज के भुजा पर 25 डिग्री झुके हुए हैं, विकर्णों के बीच का न्यून कोण कितना डिग्री का होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, संगत कोण बराबर के अनुसार चलेंगे। तो ये अगर 25 डिग्री है तो ये भी मेरा 25 हो जाएगा, तो ये 25 ये 25, तो तीनों एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान
180 डिग्री होता है, तो ये 25 ये 25, तो 25 25 50, तो ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो जो जब दो विकर्णों को मिलाए हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा, जब ये 130 तो ये भी 130। चलिए क्लियर है। और जब ये 130 हो गया तो ये सामने ये जो सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर बना एंगल 180 डिग्री का होता है, तो जब ये 30 डिग्री तो ये 50 डिग्री, जब ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि न्यून कोण का मान क्या होगा, कहाँ के न्यून कोण का मान, तो विकर्णों नहीं, टाइपिंग वाले सतर्क हो जाइए। टाइपिंग वाले इतना मिस्टेक कर रहे हैं, सारे विद्यार्थी मिलकर के क्लास लगाएंगे और सीधे हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में टाइपिंग वाले को सतर्क कर देना है कि टाइपिंग वाले आप मिस्टेक इतना क्यों कर रहे हैं, टाइपिंग वाले को आप लोग सतर्क जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे विकर्ण, विकर्णों के बीच का न्यून कोण क्या होगा, तो न्यून कोण क्या होता है, इसमें न्यून कोण देखना है हमको। तो न्यून कोण का वैल्यू क्या होगा, नहीं जो 90 डिग्री का जो पहले वाला जो कोण होगा न्यून कोण होगा। 90 डिग्री समकोण होता है, 90 डिग्री से ज्यादा होता है उसका तरह तरह का ये है। तो हमसे न्यून कोण पूछा गया, तो 90 डिग्री से जो कम वाला कोण होगा वो न्यून कोण होगा। तो इसमें न्यून कोण क्या हो जाएगा जी, न्यून कोण यानी विकर्णों का जो मेल आया, यहाँ पर न्यून कोण कितना डिग्री का बन रहा है, तो न्यून कोण हमारा यहाँ पर बन रहा है 50 डिग्री का न्यून कोण। यहाँ पर हमसे न्यून कोण पूछा गया है, तो न्यून कोण 50 डिग्री का बनेगा। अगर हमसे अधिक कोण पूछा जाता तो अधिक कोण कितना का हो जाता, 130 डिग्री का अधिक कोण हो जाता। लेकिन हमसे न्यून कोण पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। चतुर्भुज के दो आसन कोणों का मान 125 डिग्री और 35 डिग्री है, डिग्री होगा। टाइपिंग वाले को जरूर सतर्क का मैसेज देना है कि आप सतर्क हो जाइए, नहीं तो मैं आपके स्टूडियो में पहुंचूंगा और आपका मैं क्लास लगाऊंगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल यानी कि ए बी सी और डी सभी कोणों का योगफल मेरा हो जाता है 360 हो जाता है। और इसमें दे दिया गया है कि 125 है ये, और दूसरा भी 35 है, और दो अन्य कोण जो है दोनों आपस में बराबर है, यानी कि यहाँ पर मान लिया जाए कि 2x है, दोनों क्या है 2x है, और बराबर ये 360 दे दिया गया, तो 2x यानी कि ये भी x डिग्री का है और ये भी x डिग्री का है, तो दोनों मिलाकर के 2x हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 125 और 35 160 जब घटेगा तो 200 हो गया। तो जो दोनों कोण जो बराबर है, उन बराबर कोणों का योगफल है 200 डिग्री है। तो एगो कोण कितना डिग्री का होगा, बराबर में एगो कोण, तो बराबर में प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, 100 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अगला क्वेश्चन में दिया गया है समचतुर्भुज का एक भुजा की लंबाई इतना है। चलिए समचतुर्भुज बनाते हैं। समचतुर्भुज के बारे में बात कहा गया है कि भुजा की लंबाई इसका दे दिया 17.3, तो सभी भुजाएं इसकी बराबर होती है। समचतुर्भुज की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। इसका एक विकर्ण इसका दे दिया गया, चलिए 16/3 एक विकर्ण दे दिया गया, यानी कि विकर्ण आधी आधी रूप में बढ़ती होती है, तो 8/3 हो जाएगा, 8/3 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भुजा की लंबाई 17/3 और ये 8 दिया है, तो समचतुर्भुज के जो भुजा जो होता है ये पाइथागोरस को फॉलो करता है, यानी कर्ण का काम करता है, भुजा कर्ण का काम करता है। और एक विकर्ण की जो विकर्ण आधा आधा बढ़ता है, तो एक विकर्ण की जो लंबाई होती है, यानी कि ये मिलान बिंदु से एक विकर्ण आधार का काम करता है और एक विकर्ण लंब का काम करता है। तो जब ये 17 है, ये 18 है, तो ये 15 हो जाएगा, ये 15/3, सब में 3 लगा, इसमें भी 3 लगा दिए। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत दिक्कत है आपको, तो मैं फिर से इसको डिटेल से डिफाइन कर दे रहा हूं कि एबीसीडी मेरा समरूप एबीसीडी मेरा समचतुर्भुज है, और इसके भुजा की लंबाई 17/2 दिया है, एक विकर्ण 16/3 है, तो विकर्ण आधी आधी रूप में बटी होती है, तो 8/3 हो गया, 8/3 हो गया, एक विकर्ण हो गया। दूसरा विकर्ण की लंबाई हमको निकालना है, तो यहां पर क्या करेंगे कि ये जो विकर्ण का जो मिलान बिंदु, ये मिलाने के बाद विकर्ण जो मिलती है, मिलने के बाद ये जो भुजा होती है, दोनों भुजाओं के
जो स्क्वायर का दोनों भुजाओं के वर्गों का जो योगफल होता है, वर्गों का योगफल जो होता है समचतुर्भुज के भुजा के बराबर होता है। तो इसमें हो गया कि मेरा यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी समकोण का निर्माण होता है। और भुजा जो होता है कर्ण का काम करता है। तो कर्ण जब 17 दिया है, आधार इसको आधार मानिए या लंब मानिए, ये 8 दिया है तो ये 15 हो जाएगा, यानी 15/3। सब में 3 लगा, इसमें भी 3 लगा दिए। तो चलिए हमारा दूसरा जो विकर्ण है 15/3, 15/3 यानी कि आधा आधा रूप में होता है ये। अब आगे कह रहा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई यानी कि जब ये 15/3 तो ये भी आधा आधा रूप में बटा होता है, तो 15/3 प्लस 15/3 यानी कि हो जाएगा 15 दूनी का 30/3 हो जाएगा। यानी दूसरा विकर्ण की लंबाई कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई। अगला प्रश्न में चलते हैं। दिया गया है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, चले विकर्णों की लंबाई दे दिया है। वही क्वेश्चन जो अभी आपको जिसका मैं अभी तुरंत मेंशन किया हूं। एगो विकर्ण दिया है 16 तो ये 8 रूप में हो जाएगा। एगो विकर्ण 12 दिया है तो ये 6 हो जाएगा। तो जब ये 6 हुआ, ये 8 हुआ, तो अभी आपको मैं बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में कि समचतुर्भुज की जो भुजा होती है वो कर्ण का काम करती है। तो एगो आधार हो गया, एगो लंब हो गया। चलिए ये भी 10, तो ये भी 10, चारों भुजा समचतुर्भुज का बराबर होता है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप यानी बाहरी माप हो जाएगा 4 गुने भुजा क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। भुजा की लंबाई 10 निकाल चुके हैं, यानी कि 4 दाह में 40 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका क्या, 40 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। दिया गया है इसमें दिए गए समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एबीसी के मान हमको निकालना है। एबीसी का मान क्या होगा, तो एबीसी का मान निकाला जाए। देखिए एबीसी का मान निकाला जाए तो ये हमको दे दिया गया है। यहाँ इस एंगल का वैल्यू दिया है कि 9x + 5 दिया है। 9 तो संगत कोण बराबर होता है, तो ये भी तो मेरा हो जाएगा कि 9x + 5 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा 16x दे दिया गया है। कैसा है चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि समानांतर चतुर्भुज के दो लगातार कोणों का योगफल जो है, समानांतर चतुर्भुज के दो लगातार कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री होता है। ये थ्योरम कह रहा है, यानी कि यहां से एक चीज स्पष्ट हो गया कि कोण D + कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण D का वैल्यू निकाला गया है, दिया गया है 9x + 5 और कोण C का वैल्यू 16x दिया गया है। 180 हो जाएगा 16 और 9, 16x और 9x क्या हो जाएगा, 16x और 9x हो जाएगा, ये 25x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25x हो गया। 25x + 5 बराबर 180, यानी 25x बराबर +5 है तो -5 हो जाएगा 175। x बराबर 25 × 6 = 125 7 175। x बराबर क्या आ गया, 175 आ गया। इसमें हमको निकालना क्या है, एबीसी का वैल्यू हमसे पूछा गया है। एबीसी का वैल्यू पूछा गया है, तो एबीसी का वैल्यू पूछा गया तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए। जब ये मेरा 9x + 5 है, ये 16 है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये भी मेरा हो जाएगा 9x + 5 हो जाएगा। दोनों आमने सामने बराबर होगा। जब ये 16x है तो ये भी मेरा 16x हो जाएगा। क्लियर है। तो हमसे क्या पूछा गया है, कोण एबीसी का वैल्यू पूछा गया है, यानी कि 9x + 5 का वैल्यू पूछा गया है। x बराबर 7 पुट करेंगे तो 9 × 7 63 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 68 डिग्री हो जाएगा। 68 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। आगे बोला गया है क्वेश्चन में एक वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि दिया गया है आपको, और उसके उस भाग की परिधि कितनी होगी जिसका केंद्रीय कोण 135 डिग्री का हो। चलिए इसको फिगर पहले बनाते हैं। इसका फिगर बना लिए, इसका फिगर बना लिए। केंद्रीय यानी सेंटर का एंगल आपको दे दिया गया है। यहाँ पर सेंटर का एंगल दे दिया गया है 135 डिग्री, सेंटर का एंगल दिया हुआ है। ठीक है, वृत्त का परिधि दिया है तो पहले इसका रेडियस हम निकालेंगे। वृत्त का परिधि होता है 2πr बराबर दे दिया गया 132, यानी 2 × 22/7 × r बराबर 132 दिया हुआ है। तो 22 से इसको 22 दूना 44 और 44 दिया होता है 132, यानी कि r बराबर यहाँ से मिल गया आपको 21। r बराबर क्या मिल गया, मेरा 21 हो गया, r हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको चाप की लंबाई निकालनी होगी, क्योंकि इसके उस भाग की परिधि हमको निकालना है। ये जो एंगल बना इसकी हमको परिधि निकालनी है। तो ये तो मेरा 21 हो गया। अब चाप की लंबाई निकालते हैं। तो चाप का लंबाई निकाल लिया जाए
तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा 360, थीटा बट्टा 360 2πr होता है। तो थीटा का मान 135 दिया है, बट्टा में 360 ले लीजिए, 2π का वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारा 21 दिया गया है। यहाँ से इसका कैलकुलेशन हम करेंगे, कैलकुलेशन किया जाए, कैलकुलेशन करते हैं यहाँ से। तो चलिए इसको काटते हैं, 15 9 135, 15 दूनी का 30, 15 चौका 60 हो गया और 7 3 का 21 हो जाएगा, 3 8 24 हो गया, 2 से 1 कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा ये 11 बार में, यानी कि 11 9 99/2, 99/2, 99/2 कहने का मतलब हो जाएगा ये क्या 49.5, यानी ये जो इसका जो माप हो गया कितना हो गया, ये 49.5 हो गया। तो अब परिधि हमसे पूछा गया है कि परिधि की लंबाई क्या होगी। तो परिधि यहाँ देखिए 21 और ये 21, यानी कि 21 + 21 प्लस हो जाएगा ये 49.5, कितना हो जाएगा, तो 21 दूना 42 हो गया, यानी कि 0.5 हो जाएगा, 9 2 11 का 1 4 4 8 1 9, यानी कि कितना हो गया ये 91.5। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा, चाप की लंबाई का भी फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, थीटा बटा 360 2πr होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 8 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए वृत्त बना लेते हैं। एक जीवा जो है वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है और इस जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ 60 डिग्री का एंगल बना ले, सेंटर हो गया मेरा वो। तो जब सेंटर पर ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो हमेशा ध्यान रखेंगे, जब सेंटर पर 60 डिग्री का कोण बनता है तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री हो। जब ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो जब तीनों एंगल बराबर है तो तीनों की भुजा आपस में बराबर होगी, तीनों की भुजा आपस में बराबर होगी तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन में दिया है AB और CD वृत्त के केंद्र के विपरीत किनारों पर दो समानांतर जाया, जाया या जीवा बोलिए, जाया बोलिए या जीवा बोलिए, एक ही चीज होता है। तो वृत्त का ये केंद्र हो गया दोनों साइड में, ये हो गया आपको AB हो गया और एक दूसरा जीवा है हमारा CD है, दूसरा जीवा हमारा CD हो गया। क्या कह रहा है कि AB बराबर 10 सेंटीमीटर, CD बराबर 24 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए हमारा वृत्त हो गया, वृत्त का त्रिज्या हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर, वृत्त का त्रिज्या हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि AB बराबर 10 है, तो AB बराबर 10 है तो वृत्त के केंद्र से जब इस पर लंब डालेंगे तो आधा आधा रूप में बांटेगा, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। CD बराबर 24 है, CD बराबर 24 है तो वृत्त के केंद्र से जब इस पर लंब डालेंगे तो 24 को आधा आधा बांटेगा, यानी कि हो गया 12, ये हो गया 12। तो जब केंद्र हमारा कर्ण दिया है 13, आधार दिया है 12 तो लंब हो जाएगा 5, कर्ण दिया है 13, लंब दिया है 5 तो ये हो जाएगा हमारा 12। अब यहाँ से क्या पूछा है कि दोनों जाया, जाया या जीवा के बीच का दूरी क्या होगा, यानी कि यहाँ से ये वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो जीवा का दूरी कितना हो जाएगा, 12 + 5 बराबर हो जाएगा क्या 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। तो ये मेरा था रेलवे स्पेशल ज्योमेट्री का टोटल 20 प्रश्न। ये मेरा सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। यानी जो विद्यार्थी आज के समय में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको आप जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।